निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, बीरबल का न्याय, जो लगभग 10,000 शब्दों में है। यह कहानी बीरबल की असाधारण बुद्धि, मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ और न्याय के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती है। बीरबल का न्याय। अध्याय 1, आगरा की शांत सुबह और एक अशुभ समाचार। हिंदुस्तान की सल्तनत के हृदय आगरा शहर में उस दिन की सुबह भी आम दिनों की तरह ही थी। यमुना के किनारे बने भव्य किले की मीनारें सुनहरी धूप में चमक रही थीं और शहर के बाजारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कहीं मसालों की मनमोहक सुगंध हवा में तैर रही थी, तो कहीं कारीगरों के हथौड़ों की लयबद्ध ध्वनि गूंज रही थी। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन अपने चरम पर था और उनकी राजधानी शांति और समृद्धि का प्रतीक थी। लेकिन उस दिन की शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। राजकीय जौहरी सेठ माणिकचंद पूरे आगरा में अपनी ईमानदारी, कला और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। उनकी दुकान शहर के सबसे प्रतिष्ठित बाजार जौहरी बाजार में थी और उनका घर दुकान के ठीक पीछे एक विशाल हवेली में था। सेठ माणिकचंद न केवल एक कुशल व्यापारी थे, बल्कि एक ऐसे कलाकार भी थे जिनके हाथों में पत्थर भी जीवंत हो उठते थे। शहंशाह अकबर स्वयं उनके काम के प्रशंसक थे और शाही खजाने के कई अनमोल रत्न माणिकचंद की देखरेख में रहते थे। इन रत्नों में सबसे अनमोल और प्रसिद्ध था शेषनाग की आंख नामक एक हीरा। यह कोई साधारण हीरा नहीं था। इसका इतिहास सदियों पुराना था और माना जाता था कि यह मेवाड़ के एक प्राचीन राजा ने नाग देवता के मंदिर से प्राप्त किया था। यह हीरा अपनी अद्वितीय चमक और नीले रंग की हल्की सी झलक के लिए प्रसिद्ध था। कहते थे कि जो भी इसे देखता उसकी आंखों में खो जाता था। कुछ साल पहले मेवाड़ के राणा के साथ एक महत्वपूर्ण संधि के प्रतीक के रूप में यह हीरा मुगल खजाने में शामिल हुआ था। यह केवल एक रत्न नहीं, बल्कि दो महान शक्तियों के बीच विश्वास और सम्मान का प्रतीक था। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं शहंशाह ने सेठ माणिकचंद को सौंपी थी। माणिकचंद ने इस हीरे को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। उन्होंने अपनी हवेली के भीतर एक विशेष तहखाना बनवाया था, जिसका ताला जर्मनी से मंगवाया गया था और उसकी सिर्फ 2 चाबियां थीं, एक माणिकचंद के पास और दूसरी शाही खजाने के मुंशी के पास, जो किले में सुरक्षित रखी थी। उस सुबह जब माणिकचंद अपनी दैनिक पूजा समाप्त करके तहखाने में हीरे का निरीक्षण करने गए, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जिस मखमल की पेटी में शेषनाग की आंख रखी रहती थी, वह खाली थी। हीरा गायब था। माणिकचंद के मुंह से एक चीख निकली। उनके नौकर चाकर दौड़कर आए और जो दृश्य देखा उससे सबके होश उड़ गए। सेठ माणिकचंद, जो हमेशा शांत और संयमित रहते थे, आज जमीन पर बैठे एक बच्चे की तरह बिलख रहे थे। चोरी की खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। यह सिर्फ एक जौहरी के घर चोरी नहीं थी, यह मुगलिया सल्तनत की प्रतिष्ठा पर हमला था। अध्याय 2, कोतवाल की जांच और उलझता हुआ मामला। शहर के कोतवाल जहां खान एक सख्त और ईमानदार अफसर थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली, वह अपने सिपाहियों के साथ तुरंत सेठ माणिकचंद की हवेली पहुंच गए। उन्होंने हवेली को चारों ओर से घेर लिया और किसी को भी बिना इजाजत अंदर या बाहर जाने से रोक दिया। जहां खान ने अपनी जांच शुरू की, उन्होंने माणिकचंद से बात की, जो अभी भी सदमे में थे। माणिकचंद ने रोते हुए बताया, कोतवाल साहब, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। यह सिर्फ एक हीरा नहीं था, यह शहंशाह की अमानत थी, उनकी इज्जत थी। अगर यह नहीं मिला तो मैं शहंशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं इसी यमुना में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। कोतवाल ने तहखाने का निरीक्षण किया। ताला टूटा नहीं था,
उसे चाबी से ही खोला गया था। इसका मतलब साफ था, चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि घर का ही कोई भेदिया था, जिसे चाबी के बारे में पता था या जिसने चाबी हासिल कर ली थी। कोतवाल जहां खान ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और संदिग्धों की सूची बनानी शुरू की। पहला और सबसे मुख्य संदिग्ध था केदार, सेठ माणिकचंद का सबसे काबिल और भरोसेमंद कारीगर। केदार पिछले 10 सालों से माणिकचंद के साथ काम कर रहा था और हीरे जवाहरात की परख में माहिर था। उसे तहखाने और उसकी सुरक्षा के बारे में सब कुछ पता था। माणिकचंद उस पर अपने बेटे की तरह भरोसा करते थे। लेकिन कुछ नौकरों ने बताया कि केदार पिछले कुछ समय से परेशान था और उसने कुछ लोगों से कर्ज भी ले रखा था। लालच इंसान को अंधा बना देता है और केदार के पास चोरी करने का अवसर और मकसद दोनों हो सकते थे। दूसरा संदिग्ध था भास्कर, सेठ माणिकचंद का अपना भतीजा। भास्कर के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माणिकचंद ने ही उसे पाला पोसा था। लेकिन भास्कर स्वभाव से थोड़ा खर्चीला और शौकीन मिजाज था। उसे घुड़सवारी, महंगे कपड़े और महफिलों का शौक था। अक्सर उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा होते थे। क्या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने ही चाचा के घर चोरी की? यह सोचना भी पीड़ादायक था, लेकिन असंभव नहीं। तीसरा संदिग्ध था जोरावर सिंह, जो जौहरी बाजार में माणिकचंद का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। जोरावर सिंह एक प्रतिभाशाली जौहरी था, लेकिन माणिकचंद की प्रसिद्धि और शाही दरबार में उनकी पहुंच से हमेशा जलता था। वह कई बार माणिकचंद को नीचा दिखाने की कोशिश कर चुका था। अगर शेषनाग की आंख चोरी हो जाए और माणिकचंद की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए तो सबसे ज्यादा फायदा जोरावर सिंह को ही होता। कोतवाल ने तीनों से कड़ी पूछताछ की। केदार रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खाता रहा। उसने स्वीकार किया कि उस पर कर्ज है, लेकिन उसने कहा कि वह मर सकता है पर अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। भास्कर ने बड़ी शान से कहा कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं और उसे ऐसी गिरी हुई हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। जोरावर सिंह ने माणिकचंद के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता को स्वीकार किया, लेकिन चोरी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा, मैं मुकाबला मैदान में करता हूं, पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपता। कई दिनों की जांच के बाद भी कोतवाल जहां खान के हाथ खाली थे। हीरा तो दूर, उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। दबाव बढ़ता जा रहा था। शाही खजाने का मुंशी रोज खबर लेने आता और मेवाड़ के राजदूत का चेहरा भी दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा था। अंत में कोई ठोस सबूत न होने के बावजूद सबसे ज्यादा परिस्थितिजन्य साक्ष्य केदार के खिलाफ थे। कोतवाल ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी, यह उम्मीद करते हुए कि वह टूट जाएगा और सच उगल देगा। अध्याय 3 शहंशाह का क्रोध और बीरबल का आगमन। 1 सप्ताह बीत गया। केदार अभी भी जेल में था, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। हीरा गायब था और शहंशाह अकबर का धैर्य अब जवाब दे रहा था। माणिकचंद ने दरबार में आकर न्याय की गुहार लगाई। उनकी आंखों में निराशा और भय साफ झलक रहा था। उस दिन दीवाने खास में अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कोतवाल जहां खान को तलब किया। कोतवाल, 1 हफ्ता हो गया। एक मामूली चोर ने पूरी मुगलिया सल्तनत की नाक में दम कर रखा है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। वह हीरा सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, हमारी आन बान शान का प्रतीक है। अगर वह नहीं मिला तो मेवाड़ के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। हमें बताओ, क्या प्रगति है? कोतवाल जहां खान ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, हमने मुख्य संदिग्ध केदार को गिरफ्तार कर लिया है। हमें यकीन है कि चोर वही है, लेकिन वह सच उगल नहीं रहा है और हीरा भी बरामद नहीं हुआ है। अकबर गर्जे, यकीन है?
हमें यकीन नहीं, सबूत चाहिए। अगर वह बेगुनाह हुआ तो? एक निर्दोष को सजा और असली चोर आजाद घूमे, यह हमारे शासन पर एक बदनुमा दाग होगा। हमें इस मामले का हल चाहिए और तुरंत चाहिए। तभी दरबार के एक कोने में चुपचाप खड़े बीरबल आगे आए। बीरबल अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकदार सितारा, अपनी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। वह केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि अकबर के मित्र और मार्गदर्शक भी थे। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस मामले को देखने की कोशिश कर सकता हूं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें कुछ कम हुईं। उन्हें बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। यह मामला अब तुम्हारे हवाले। तुम्हें जो चाहिए, जैसे चाहिए, पूरी छूट है। बस किसी भी कीमत पर शेषनाग की आंख वापस लाओ और असली गुनहगार को हमारे सामने पेश करो। बीरबल ने सिर झुकाकर शाही हुक्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, शुक्रिया जहांपनाह। मुझे बस कुछ दिन का समय, कोतवाल साहब का सहयोग और जांच करने की पूरी आजादी चाहिए। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। अब पूरे दरबार की, पूरे आगरा की और स्वयं शहंशाह की उम्मीदें बीरबल पर टिक गई थीं। अध्याय 4, बीरबल का अनूठा तरीका, मनोविज्ञान और अवलोकन। बीरबल का काम करने का तरीका कोतवाल जहां खान से बिल्कुल अलग था। जहां कोतवाल ने सबूत और गवाहों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं बीरबल ने इंसान के मन और उसके व्यवहार को पढ़ने पर ध्यान दिया। अगले दिन बीरबल सबसे पहले सेठ माणिकचंद की हवेली पहुंचे, लेकिन एक जांच अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक हमदर्द मित्र की तरह। उन्होंने माणिकचंद के साथ बैठकर घंटों बातें की। उन्होंने चोरी के बारे में कम और माणिकचंद के जीवन, उनके काम, उनके कारीगरों और उनके परिवार के बारे में ज्यादा पूछा। उन्होंने उस तहखाने को भी देखा, लेकिन ताले या दरवाजे की जांच करने के बजाय उन्होंने उस कमरे में मौजूद हवा, उसकी बनावट और वहां रखे सामान को महसूस करने की कोशिश की। इसके बाद बीरबल जेल में बंद केदार से मिलने गए। उन्होंने केदार को डराया धमकाया नहीं। उन्होंने उसके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया और पूछा, केदार, सुना है तुम पत्थर में जान डाल देते हो। मुझे बताओ, एक कारीगर की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? केदार, जो अब तक सबसे रूखा व्यवहार देख रहा था, बीरबल की इस नरमी से हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, एक कारीगर की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसके हाथ से बनी चीज की कद्र हो, जब लोग उसके काम को देखकर वाह वाह करें। और मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे उस्ताद माणिकचंद जी के चेहरे पर मुस्कान देखना थी। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। वहां उन्हें अपराध बोध नहीं, बल्कि गहरा दुख और अपनी बेगुनाही साबित न कर पाने का डर दिखाई दिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदला और एक आम व्यापारी बनकर जोरावर सिंह की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने जोरावर के काम की बहुत तारीफ की और बातों बातों में माणिकचंद की चोरी का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा, सुना है माणिकचंद तो अब बर्बाद हो गए। अब तो जौहरी बाजार में आपका ही सिक्का चलेगा। जोरावर सिंह की आंखों में एक पल के लिए विजय की चमक दिखाई दी, लेकिन फिर उसने संयम बरतते हुए कहा, अल्लाह किसी के साथ ऐसा न करे। दुश्मनी अपनी जगह है, पर किसी का घर उजड़ना अच्छी बात नहीं। बीरबल ने उसकी इस बनावटी हमदर्दी को नोट कर लिया। जोरावर खुश तो था, लेकिन क्या वह चोर था? यह कहना अभी मुश्किल था। अंत में बीरबल ने भास्कर, माणिकचंद के भतीजे से मुलाकात की। वह उसे घुड़साल में मिले, जहां भास्कर अपने नए अरबी घोड़े को सहला रहा था। बीरबल ने घोड़े की तारीफ करते हुए पूछा, नौजवान, बड़े महंगे शौक हैं तुम्हारे। सेठ जी तुम पर बहुत मेहरबान हैं। भास्कर ने गर्व से कहा,
चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी यह सब एक दिन मेरा ही तो होना है। उसकी बातों में अधिकार का भाव और एक तरह की बेसब्री थी। बीरबल ने यह भी देखा कि उसके कपड़े और जूते उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा कीमती थे। बीरबल ने तीनों संदिग्धों के व्यवहार, उनकी बातचीत और उनकी आंखों में छिपे भावों का गहराई से विश्लेषण किया। उनके दिमाग में एक तस्वीर उभरने लगी थी, लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण टुकड़ा गायब था। हीरा कहाँ था? और सबसे बढ़कर अपराध को साबित कैसे किया जाए? अध्याय 5 जादुई घड़े की योजना। कई दिनों की गहन सोच विचार के बाद बीरबल के दिमाग में एक योजना आई। यह योजना सबूतों पर नहीं, बल्कि चोर के मन में छिपे डर पर आधारित थी। अगले दिन बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। बीरबल ने ऐलान किया, जहां पनाह और दरबारियों, बड़ी मशक्कत के बाद मुझे चोर का पता लगाने का एक तरीका मिल गया है। मेरे एक मित्र ने मुझे बगदाद से एक जादुई घड़ा भेजा है। इस घड़े की खासियत यह है कि यह सच और झूठ को पहचानता है। जब कोई सच्चा इंसान इसे छूता है तो यह शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कोई चोर इसे छूता है, यह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ को यह मजाक लग रहा था। अकबर भी बीरबल की ओर हैरानी से देख रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि बीरबल की किसी भी बात में कोई गहरा राज छिपा होता है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैं कल शाम को महल के आंगन में एक अंधेरा खेमा तंबू लगवाऊंगा। इस जादुई घड़े को उसके अंदर रखा जाएगा। इस मामले से जुड़े सभी संदिग्धों, केदार, भास्कर, जोरावर सिंह और सेठ माणिकचंद के कुछ प्रमुख नौकरों को एक एक करके उस खेमे में जाना होगा और घड़े को छूकर बाहर आना होगा। जैसे ही असली चोर घड़े को छुएगा, घड़ा हम सबको उसका नाम बता देगा। योजना थोड़ी अजीब थी, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर सब सहमत हो गए। कोतवाल जहां खान को यह सब बचकाना लगा, लेकिन शहंशाह का हुक्म था, इसलिए वह चुप रहे। उस शाम बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद सेवक को बुलाया और उसे एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा लाने को कहा। फिर उन्होंने उसे चुपके से थोड़ी सी कालिख काजल लाने का आदेश दिया। सेवक के आने पर बीरबल ने अपने हाथों से उस घड़े पर अंदर और बाहर चारों तरफ कालिख की एक पतली परत चढ़ा दी। घड़ा अब बाहर से बिल्कुल काला दिख रहा था। बीरबल ने सेवक को समझाया, इस घड़े को उस अंधेरे खेमे के ठीक बीच में रख देना और किसी को इसके पास मत आने देना। बीरबल की योजना अब पूरी तरह तैयार थी। यह न्याय की घड़ी नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की एक कठिन परीक्षा थी। अध्याय 6 अंधेरा खेमा और खामोश घड़ा। अगली शाम जैसा तय हुआ था, महल के विशाल आंगन में एक बड़ा सा काला खेमा लगा दिया गया। सूरज ढल चुका था और मशालों की रोशनी में माहौल रहस्यमयी और तनावपूर्ण लग रहा था। शहंशाह अकबर, बीरबल और अन्य दरबारी खेमे के बाहर कुर्सियों पर विराजमान थे। सभी संदिग्धों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। केदार का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। भास्कर आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। जोरावर सिंह के चेहरे पर उपहास का भाव था, जैसे वह इस पूरे नाटक को बेवकूफी समझ रहा हो। उनके साथ माणिकचंद के 2 और पुराने नौकर भी थे, ताकि किसी एक पर शक केंद्रित न हो। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, नियम सरल हैं। हर कोई एक एक करके इस अंधेरे खेमे के अंदर जाएगा, जादुई घड़े को छुएगा और चुपचाप बाहर आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। किसी को भी अंदर कुछ बोलना नहीं है। घड़ा अपना काम खुद करेगा। सबसे पहले एक नौकर अंदर गया। खेमे के अंदर घना अंधेरा था।
उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अंदाजे से हाथ आगे बढ़ाया, घड़े को छुआ और बाहर आ गया। घड़ा शांत रहा। फिर दूसरा नौकर गया। उसने भी ऐसा ही किया। घड़ा फिर भी खामोश रहा। अब जोरावर सिंह की बारी थी। वह थोड़ा मुस्कुराते हुए अंदर गया, जैसे इस चुनौती का मजा ले रहा हो। उसने भी घड़े को छुआ और बाहर आ गया। कोई आवाज नहीं हुई। इसके बाद केदार की बारी आई। वह डरते डरते अंदर गया। एक बेगुनाह होने के नाते उसे घड़े से कोई डर नहीं था। उसने पूरी श्रद्धा से घड़े को छुआ, मन ही मन प्रार्थना की कि सच सामने आ जाए, और बाहर निकल आया। घड़ा अभी भी चुप था। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट बढ़ गई। अकबर भी बीरबल की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। आखिर में भास्कर अंदर गया। खेमे के अंधेरे में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बीरबल की जादुई घड़े वाली बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में एक चोर वाला डर बैठा हुआ था। कहीं यह सच में जादुई हुआ तो? कहीं इसने सच में मेरा नाम पुकार दिया तो? यही सोचकर वह घबरा गया। उसने सोचा, अंदर तो अंधेरा है, किसी को क्या पता चलेगा? मैं बस घड़े को छुए बिना ही बाहर निकल जाता हूं। सब यही समझेंगे कि मैंने उसे छू लिया है। यह सोचकर वह कुछ पल अंदर रुका और फिर बिना घड़े को हाथ लगाए बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही बीरबल ने प्रक्रिया समाप्त होने की घोषणा की। अकबर ने निराश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारा घड़ा तो बोला ही नहीं। लगता है तुम्हारी तरकीब फेल हो गई। बीरबल अपनी जगह से उठे और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, नहीं जहांपनाह, घड़ा नहीं बोला, लेकिन उसने अपना काम कर दिया है। उसने असली चोर को पहचान लिया है। अध्याय 7, दूध का दूध और पानी का पानी। पूरा दरबार हैरान था। बीरबल की बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को अपने सामने एक पंक्ति में खड़े होने का आदेश दिया। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, कृपया आप सब अपनी हथेलियां सामने करें। सभी ने अपनी हथेलियां आगे कर दीं। और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। केदार, जोरावर सिंह और दोनों नौकरों की हथेलियां घड़े पर लगी कालिख की वजह से पूरी तरह काली थीं। लेकिन भास्कर की हथेलियां एकदम साफ थीं। बीरबल ने शहंशाह की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मैंने पहले ही कहा था कि यह एक जादुई घड़ा है। लेकिन इसका जादू आवाज में नहीं, बल्कि चोर के मनोविज्ञान को पढ़ने में है। मैंने इस घड़े पर कालिख की एक पतली परत लगा दी थी। मुझे पता था कि जो बेगुनाह होगा उसे किसी बात का डर नहीं होगा और वह अंधेरे में जाकर निडर होकर घड़े को छुएगा, जिससे उसकी हथेली काली हो जाएगी। उन्होंने भास्कर की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन चोर के मन में हमेशा डर होता है। उसे डर था कि कहीं यह घड़ा सच में जादुई न हो और उसका नाम न पुकार दे। इसलिए इस डर से उसने घड़े को छुआ ही नहीं और उसकी हथेली साफ रह गई। जहांपनाह, शेषनाग की आंख का चोर कोई और नहीं बल्कि सेठ माणिकचंद का सगा भतीजा भास्कर ही है। यह सुनते ही भास्कर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह कांपने लगा। सबूत इतना अकाट्य था कि उसके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे जुए और महफिलों की लत लग गई थी, जिस वजह से उस पर बहुत कर्ज हो गया था। कर्जदार उसे परेशान कर रहे थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने ही चाचा के घर चोरी की योजना बनाई। उसने महीनों लगाकर चुपके से तहखाने की चाबी की एक नकल बनवाई थी। चोरी वाली रात जब सब सो रहे थे,
उसने तहखाने से हीरा निकाला और उसे अपनी हवेली के पिछवाड़े एक पुराने आम के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया था, ताकि बाद में मौका देखकर उसे बेच सके। शहंशाह अकबर के आदेश पर सिपाही तुरंत भास्कर द्वारा बताई गई जगह पर गए और कुछ ही देर में वे शेषनाग की आंख के साथ वापस लौटे। हीरे की नीली चमक मशालों की रोशनी में पहले से भी ज्यादा तेज लग रही थी। सेठ मानिकचंद ने जब अपना हीरा वापस पाया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद किया। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता से अभिभूत थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवार की ताकत से ज्यादा असरदार दिमाग की ताकत होती है। तुमने न केवल एक अनमोल रत्न को बचाया, बल्कि एक बेगुनाह को सजा पाने से भी बचाया और असली गुनहगार को बिना खून खराबे के पकड़ लिया। यही सच्चा न्याय है। केदार को बाइज्जत बरी कर दिया गया और शहंशाह ने उसे इनाम भी दिया। भास्कर को उसके अपराध के लिए जेल भेज दिया गया। जोरावर सिंह को भी अपनी ईर्ष्या के लिए चेतावनी दी गई। उस रात जब चांदनी रात में अकबर और बीरबल किले की छत पर टहल रहे थे, अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे यकीन था कि तुम्हारी यह तरकीब काम करेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त उसका अपना मन होता है। एक अपराधी का मन हमेशा डर और शंका से भरा रहता है। मैंने बस उसी डर का फायदा उठाया। न्याय करने के लिए सिर्फ कानून की किताबों को नहीं, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को भी पढ़ना पड़ता है। अकबर ने आसमान के चमकते सितारों को देखते हुए गहरी सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सल्तनत सिर्फ उनकी ताकतवर सेना और विशाल खजाने की वजह से नहीं, बल्कि बीरबल जैसे ज्ञानी और न्यायप्रिय लोगों की वजह से महान थी। और इस तरह बीरबल के न्याय की यह कहानी भी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है बीरबल का न्याय कहानी का अगला भाग, जो वहीं से शुरू होता है जहां पहली कहानी समाप्त हुई थी। बीरबल का न्याय भाग 2, दोहरी चाल। अध्याय 8, शांति के बाद का तूफान। शेषनाग की आंख की बरामदगी और असली चोर भास्कर के पकड़े जाने के बाद आगरा में कुछ हफ्तों तक शांति रही। सेठ मानिकचंद का व्यापार फिर से पटरी पर लौट आया था और निर्दोष कारीगर केदार को अब और भी ज्यादा सम्मान की नजर से देखा जाने लगा था। शहंशाह अकबर ने मानिकचंद की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए उन्हें शाही दरबार में सम्मानित किया और केदार की कला की प्रशंसा करते हुए उसे शाही कारीगरों की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया, जिसे केदार ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। भास्कर जेल की सलाखों के पीछे अपने किए पर पछता रहा था और जोरावर सिंह, मानिकचंद का प्रतिद्वंद्वी, अपनी दुकान पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और अपमान की आग जल रही थी। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल उसे मात दी थी, बल्कि पूरे बाजार में उसकी साख पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। वह मौके की तलाश में था, एक ऐसे मौके की जिससे वह अपने अपमान का बदला ले सके। इसी बीच मेवाड़ के साथ हुई संधि को और मजबूत करने और शेषनाग की आंख हीरे के सुरक्षित होने का उत्सव मनाने के लिए मेवाड़ का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्वयं राणा के सबसे विश्वासपात्र और अनुभवी सामंत ठाकुर दुर्जन सिंह कर रहे थे। ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी पारखी नजर और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। शहंशाह अकबर ने उनके सम्मान में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। दीवाने खास को फूलों और रेशमी पर्दों से सजाया गया था। मुगलिया सल्तनत की शान और मेवाड़ के गौरव का यह मिलन देखने लायक था। दरबार के बीचों बीच एक मखमली गद्दी पर शेषनाग की आंख अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। शहंशाह अकबर ने गर्व से कहा, ठाकुर साहब, देखिए,
हमारी दोस्ती का यह प्रतीक शेषनाग की आंख अपनी पूरी शान के साथ सुरक्षित है। कुछ दिनों पहले इस पर एक संकट आया था, लेकिन हमारे नवरत्न बीरबल की बुद्धिमानी से सब कुछ ठीक हो गया। ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी जगह से उठे और हीरे के पास गए। उन्होंने अपनी आंखों पर एक विशेष लेंस लगाया और हीरे का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। माणिकचंद और केदार भी दरबार में मौजूद थे। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। कुछ देर तक हीरे को चारों तरफ से घुमाकर देखने के बाद ठाकुर दुर्जन सिंह ने लेंस हटाया। उनके चेहरे पर प्रशंसा के बजाय गंभीर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने अपना सिर हिलाया और एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। माफ करें जहांपनाह, उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं आपका या आपके नवरत्न का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन यह हीरा असली शेषनाग की आंख नहीं है। अध्याय 9 एक नया संदेह। ठाकुर दुर्जन सिंह के शब्द किसी बम की तरह फटे। शहंशाह अकबर का चेहरा तमतमा गया। यह सिर्फ एक हीरे का सवाल नहीं था, यह मुगलिया सल्तनत की प्रतिष्ठा और बीरबल के न्याय पर एक सीधा हमला था। ठाकुर साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? अकबर ने अपनी आवाज को संयत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। यह कैसे हो सकता है? असली चोर पकड़ा जा चुका है और हीरा उसी की निशानदेही पर बरामद हुआ है। ठाकुर दुर्जन सिंह ने झुककर अभिवादन किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बात पर संदेह नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो हीरा मेरे सामने है वह असली नहीं है। यह एक बेहतरीन नकल है, शायद दुनिया की सबसे अच्छी नकल, लेकिन यह वह हीरा नहीं है जिसे मेवाड़ ने आपको सौंपा था। बीरबल, जो अब तक चुप थे, आगे आए। ठाकुर साहब, क्या आप अपनी बात का कोई प्रमाण दे सकते हैं? आपकी पारखी नजर पर हमें कोई शक नहीं, लेकिन यह आरोप बहुत गंभीर है। ठाकुर दुर्जन सिंह ने उत्तर दिया, अवश्य बीरबल जी। असली शेषनाग की आंख की एक बहुत ही खास पहचान है, जिसे केवल मेवाड़ का शाही परिवार और उनके सबसे भरोसेमंद जौहरी ही जानते हैं। उस हीरे के ठीक केंद्र में, अगर उसे एक खास कोण से रोशनी में देखा जाए, तो एक बहुत ही महीन सर्प के आकार की छाया दिखाई देती है। यह इतनी सूक्ष्म है कि आम आंख उसे देख नहीं सकती, लेकिन वह है। हमारे पूर्वज इसे नाग का प्रतिबिंब कहते थे। यह इस हीरे का प्राकृतिक जन्मचिह्न था। मैंने अभी इस हीरे का हर कोण से निरीक्षण किया है। इसमें वह नाग का प्रतिबिंब नहीं है। यह पत्थर, यह निर्दोष है और यही इसका सबसे बड़ा दोष है। दरबार में कानाफूसी का शोर बढ़ गया। माणिकचंद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आगे आए और कांपते हुए बोले, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं जहांपनाह। उस हीरे में वह निशान था। मैंने उसे सैकड़ों बार देखा है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? अब स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। क्या भास्कर ने असली हीरा कहीं और छिपा दिया और उसकी जगह एक नकली हीरा रख दिया? या फिर इस कहानी में कोई और भी खिलाड़ी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था? शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और उम्मीद भी। बीरबल, यह क्या पहेली है? तुमने तो कहा था कि मामला सुलझ गया। अब यह नई मुसीबत कहां से आ गई? हमें सच चाहिए और इसी वक्त। बीरबल का दिमाग किसी तूफान की तरह चल रहा था। एक चोर के लिए इतनी नकल बनाना लगभग असंभव था। यह काम किसी माहिर जौहरी का ही हो सकता था। और आगरा में माणिकचंद के अलावा ऐसा माहिर जौहरी सिर्फ एक ही था। जोरावर सिंह। अध्याय 10 जोरावर सिंह का दांव।
बीरबल ने शहंशाह से इस मामले की फिर से जांच करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी। शहंशाह ने भारी मन से इजाजत दे दी। मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल महल में ही रुका हुआ था और माहौल में दोस्ती की जगह अब तनाव और संदेह ने ले ली थी। बीरबल का पहला कदम जोरावर सिंह की दुकान की ओर था। वह एक आम ग्राहक के भेष में वहां पहुंचे। जोरावर सिंह अपनी गद्दी पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। बीरबल ने बातों का सिलसिला शुरू किया और दरबार की घटना का जिक्र छेड़ा। सुना है जोरावर जी, माणिकचंद एक बार फिर मुसीबत में हैं। कहते हैं वह हीरा नकली निकला। जोरावर सिंह ने एक ठंडी सांस भरी जिसमें बनावटी हमदर्दी साफ झलक रही थी। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बहुत बुरा हुआ। माणिकचंद अब बूढ़े हो चले हैं, शायद उनकी नजर कमजोर हो गई है। हीरे की परख बच्चों का खेल नहीं। अब देखिए सल्तनत की कैसी बदनामी हो रही है। काश यह जिम्मेदारी किसी काबिल जौहरी को दी गई होती। उसका हर शब्द माणिकचंद पर तंज और खुद की काबिलियत का बखान था। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। वहां ईर्ष्या के साथ साथ एक गहरी संतुष्टि का भाव था। बीरबल को यकीन हो गया कि इस नई पहेली की चाबी जोरावर सिंह के पास ही है, लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए। इसके बाद बीरबल जेल में भास्कर से मिलने गए। भास्कर अब टूट चुका था। बीरबल ने उससे सख्ती से पूछा, भास्कर सच सच बताओ, क्या तुमने हीरा बदला था? असली हीरा कहाँ है? भास्कर रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने कोई हीरा नहीं बदला। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उसमें कोई नाग का प्रतिबिंब जैसा निशान है। मैंने जो हीरा चुराया था वही पेड़ के नीचे गाड़ा था और वही सिपाहियों को मिला है। मुझे और कुछ नहीं पता। उसकी बातों में सच्चाई लग रही थी। वह एक लालची और मूर्ख युवक था, इतना शातिर योजनाकार नहीं। अब बीरबल के सामने तस्वीर साफ होने लगी थी। भास्कर ने हीरा चुराया। बीरबल ने उसे पकड़ा और हीरा बरामद हुआ। लेकिन बरामदगी और दरबार में प्रस्तुति के बीच के समय में कुछ हुआ था। किसी ने उस हीरे के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन कैसे? एक प्राकृतिक निशान को हटाया कैसे जा सकता है? अध्याय 11 बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि। बीरबल वापस माणिकचंद की हवेली पहुंचे। माणिकचंद पूरी तरह से हताश थे। बीरबल ने उनसे नहीं बल्कि केदार से बात करने का फैसला किया। केदार, बीरबल ने कहा, तुम एक सच्चे कलाकार हो। मैं चाहता हूं कि तुम उस हीरे को एक बार फिर से देखो। भूल जाओ कि ठाकुर साहब ने क्या कहा, भूल जाओ कि माणिकचंद जी क्या सोचते हैं। तुम बस उस पत्थर को देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारा दिल, एक कारीगर का दिल, क्या कहता है। केदार उस हीरे को अपने कार्यशाला में ले गया। उसने घंटों तक उसे अलग अलग रोशनी में, अलग अलग औजारों से परखा। वह उसे छू रहा था, महसूस कर रहा था, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। कई घंटों के बाद केदार बीरबल के पास आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और समझ का एक मिलाजुला भाव था। हुजूर, उसने धीरे से कहा, यह एक बहुत ही अजीब बात है। यह पत्थर असली है। इसकी उम्र, इसका घनत्व, इसकी आंतरिक चमक, सब कुछ असली शेषनाग की आंख जैसा ही है। कोई भी जौहरी इतनी नकल नहीं बना सकता। यह वही पत्थर है। बीरबल ने पूछा, तो फिर नाग का प्रतिबिंब कहाँ गया? केदार ने एक गहरी सांस ली और वह राज खोला जिसने पूरी पहेली को सुलझा दिया। हुजूर, उस निशान को हटाया गया है। यह लगभग असंभव काम है, लेकिन एक बहुत ही माहिर कारीगर हीरे की ऊपरी सतह को फिर से तराश कर और पॉलिश करके एक महीन निशान को मिटा सकता है।
इस प्रक्रिया में हीरे का वजन कुछ रत्ती कम हो जाता है और उसकी सतह बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। जिसने भी यह किया है वह जौहरी नहीं, जादूगर है। उसने असली हीरे को ही नकली जैसा बना दिया है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। शाबाश केदार, तुमने वह देख लिया जो कोई नहीं देख पाया। अब पूरी योजना बीरबल के दिमाग में शीशे की तरह साफ थी। जोरावर सिंह ने एक दोहरी चाल चली थी। वह जानता था कि वह चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने चोरी नहीं की। उसने इंतजार किया। जब हीरा बरामद हो गया तो उसने किसी तरह उस तक पहुंच हासिल की और अपनी अद्भुत कारीगरी का इस्तेमाल करके उस पर से नाग का प्रतिबिंब हटा दिया। उसने असली हीरे को ही अपूर्ण रूप से पूर्ण बना दिया ताकि दरबार में वह नकली साबित हो जाए। इससे माणिकचंद की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती और बीरबल का न्याय भी झूठा साबित हो जाता। यह एक ही तीर से दो शिकार करने की योजना थी। अध्याय 12 पर्दाफाश, एक दोहरी चाल। अगले दिन बीरबल ने फिर से दीवाने खास में सभा बुलवाई। शहंशाह अकबर, मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल, माणिकचंद, केदार और जोरावर सिंह सभी मौजूद थे। जोरावर सिंह बड़े आत्मविश्वास के साथ आया, यह सोचकर कि बीरबल हार मान लेंगे। बीरबल ने सभा को संबोधित किया, जहां पनाह और सम्मानित अतिथियों, 2 दिनों की जांच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ठाकुर दुर्जन सिंह ने जो कहा वह सच था। इस हीरे में नाग का प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन उन्होंने जो नहीं कहा वह यह है कि यह हीरा नकली नहीं बल्कि असली है। सब हैरान रह गए। बीरबल ने जोरावर सिंह की ओर मुड़कर कहा, जोरावर सिंह जी, आपकी कारीगरी सच में बेमिसाल है। इतनी बेमिसाल कि आप न केवल एक नया हीरा बना सकते हैं बल्कि एक पुराने असली हीरे को भी नया जैसा बना सकते हैं। जोरावर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अपनी पूरी थ्योरी दरबार के सामने रखी। यह जोरावर सिंह की दोहरी चाल थी। इनका मकसद माणिकचंद और मुझे दोनों को एक साथ अपमानित करना था। इन्होंने असली हीरे को ही बदल दिया, उसकी पहचान मिटाकर। इन्होंने असली हीरे को इस तरह तराशा कि वह नकली लगने लगे। जोरावर सिंह चिल्लाया, यह बकवास है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। सबूत है, बीरबल ने शांत भाव से कहा, और सबूत खुद तुम्हारी कारीगरी ही है। केदार ने बताया कि इस प्रक्रिया में हीरे का वजन कुछ रत्ती कम हो जाना चाहिए। हमने शाही खजाने के पुराने बही खाते निकलवाए। जब यह हीरा मेवाड़ से आया था तब इसका जो वजन दर्ज किया गया था, आज इसका वजन उससे ठीक 3 रत्ती कम है। उन्होंने आगे कहा, और दूसरा सबूत। जोरावर सिंह, हीरे को तराशने और पॉलिश करने के लिए हीरे की ही धूल का इस्तेमाल होता है। यह एक बहुत ही बारीक और विशिष्ट प्रक्रिया है। कल रात मैंने कोतवाल को तुम्हारी कार्यशाला की तलाशी लेने भेजा था। उन्हें तुम्हारे निजी पॉलिशिंग व्हील के पास से नीली चमक वाली हीरे की धूल मिली है। वैसी ही नीली चमक जैसी शेषनाग की आंख में है। यह धूल इस बात का सबूत है कि हाल ही में तुमने इस अनमोल हीरे पर काम किया है। यह सुनते ही जोरावर सिंह के होश उड़ गए। वह जानता था कि वह पकड़ा गया है। उसका अपना हुनर ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अंत में उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने माणिकचंद के एक लालची नौकर को रिश्वत देकर एक रात के लिए असली हीरा हासिल किया था और फिर अपनी सारी कला लगाकर उसकी पहचान मिटा दी थी। अध्याय 13 न्याय की पुनर्स्थापना। सच्चाई सामने आने के बाद दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी।
शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुमने न केवल न्याय किया बल्कि न्याय के ऊपर किए गए प्रहार को भी विफल कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि सच को कुछ देर के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ठाकुर दुर्जन सिंह ने आगे बढ़कर शहंशाह अकबर और माणिकचंद दोनों से माफी मांगी। इस घटना ने मेवाड़ और मुगल सल्तनत के रिश्ते को तोड़ने के बजाय और भी मजबूत कर दिया, क्योंकि यह अब धोखे पर नहीं बल्कि उजागर हुए सच पर आधारित था। शहंशाह ने माणिकचंद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और केदार की सूक्ष्म दृष्टि के लिए उसे शाही जौहरी की उपाधि से सम्मानित किया। जोरावर सिंह को उसकी दोहरी चाल और सल्तनत को धोखा देने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। उस शाम जब महल की छत पर ठंडी हवा चल रही थी, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैंने सीखा कि न्याय करना केवल अपराधी को खोजने तक सीमित नहीं है। न्याय की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सही कहते हैं जहांपना। पहला अपराध लालच से जन्मा था, जो